नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वादे के अनुरूप आज हम शुरू करेंगे इंडिया ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। क्योंकि भारत का भूगोल जो है ये इंडिया लेवल या राजस्थान लेवल की किसी भी प्रकार की कोई एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, RAS हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, पटवार हो, जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे और बैंकिंग जैसे एग्ज़ामों में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के भूगोल की शुरुआत करेंगे। हम समझेंगे कि वास्तव में भारत का भूगोल क्या है और इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए हमें एक भारत का रेखा चित्र बनाना होगा। हमें क्या बनाना होगा? भारत का रेखा चित्र बनाना होगा हमें, और उसके बाद हम उससे समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक मिनट देखते हैं क्या ये पूरा, हाँ ठीक है, पूरा मैप दिख रहा है। चलो, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे, यहाँ हम भारत के परिचय के बारे में, भारत के भूगोल में शुरू कर रहे हैं भारत का परिचय। और परिचय में हम सभी को पता है कि हम बात करते हैं आकृति के बारे में, हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में, और हम उस बात करेंगे इसकी अवस्थिति के बारे में। यानी बहुत बार एग्जाम में इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उस बात का हमें गौर करना है, और बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। हमें धीरे धीरे उस बात को समझना है। तर्क से सहित समझाएंगे आपको, उसका आंसर निकाल के दिखाएंगे ताकि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े और समझ जाएं। अगर किसी ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाए तो वो हमारा गलती नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले हम भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास का मतलब हम यहाँ बात करेंगे भारत के नामकरण से संबंधित। देखिए, कभी कभी इस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नामकरण का मतलब है कि आप भारतवर्ष जिसे कह रही हैं, इसे पहले क्या कहा जाता था और कौन कौन से नामों से इसे जाना जाता है, उसके पीछे कैसे कैसे कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, उनकी हम यहाँ बातें करेंगे। तो नामकरण के बारे में देखिए, प्राचीन समय में ये जो आप भारत देख रहे हैं, हालांकि इसके लिए इधर से विभाजन के दौरान बांग्लादेश और ये पाकिस्तान की जो भूमि है ये भी भारत के साथ शामिल थी, और हम यहाँ बात कर रहे हैं उस प्राचीन समय की, जिसमें ये हिस्सा भी शामिल था, भारत भी था, और इधर बांग्लादेश भी उसमें शामिल था। उस भूमि के लिए, उस संपूर्ण भूमि के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो देखिए, प्राचीन समय में भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से भारत का सबसे प्राचीनतम नाम है, तो सबसे प्राचीनतम नाम क्या है? जम्बू द्वीप। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्न में से किसको जम्बू द्वीप कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? प्राचीन समय में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था।
ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद में भारत में आर्य आते हैं। कौन लोग आते हैं? आर्य। आर्यों के आ जाने के कारण आर्य जब इस क्षेत्र में रहते हैं और जिस भूभाग में आर्य रह रहे हैं उनका क्षेत्र है, उनका शासन है, इसीलिए भारत को उस समय कहा जाता था आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। किसकी वजह से? यहाँ आर्यों के आगमन की वजह से, आर्यों के विस्तार की वजह से, आर्यों के बस जाने की वजह से, और जिस भूभाग पर आर्य रहते थे, बसे हुए थे, इसी भूभाग को क्या कहा गया? आर्यव्रत कहा गया। उसके बाद में आर्यों का एक शक्तिशाली शासक था जिनका नाम क्या था? भरत था। आर्यों के एक शक्तिशाली राजा था, शासक था, जिसका नाम क्या था? भरत था। और भरत का जहाँ तक शासन था, भरत जहाँ तक राज करता था, जहाँ तक उसका शासन का क्षेत्र था, उसी क्षेत्र को क्या कहा गया? उसी क्षेत्र को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। मतलब उसी पूरे क्षेत्र को भरत के नाम के आधार पे, भरत इसे आर्यों के शासक के आधार पे, आर्यों के राजा के आधार पर इसका जो नाम है वो क्या पड़ गया? भारतवर्ष कहलाया। ठीक है। उसके बाद देखिए और इसके नामकरण की कैसी कहानी जुड़ी हुई है, हम बात करेंगे। उसके बाद में यहाँ कौन से लोग आते हैं? ईरानी लोग आते हैं। कौन से लोग आते हैं? ईरानी लोग। ठीक है। और ईरानी लोग जो हैं वो क्या था? इधर से एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और ईरानी जो लोग हैं वो सै जो है उस सै को किस नाम से जानते थे? वो है के नाम से पुकारते थे। उस समय सिंधु का सै, या ये हम कहें कि ईरानी जो लोग हैं, ये ईरानी लोग किसको? सै को क्या कहते थे? है कहते थे। इसलिए वो इस नदी को किस नाम से पुकारते थे? हिंदू नदी। और इस नदी के आसपास बसे जो लोग थे, ये जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों को, इस क्षेत्र को उसने क्या नाम दिया? उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। कि सिंधु जो नदी है, इस सिंधु नदी के चारों ओर बसे ये क्षेत्र, ये लोग जो हैं उनको तो हिंदुस्तानी कहा, और इस क्षेत्र का नाम जो है ईरानी लोगों ने क्या दे दिया? हिंदुस्तान नाम में दे दिया। क्या नाम दे दिया? हिंदुस्तान। उसके बाद में हम बात करें, यहाँ कौन लोग आए? यहाँ यूनानी लोग आए। कौन से लोग आए? यूनानी। यूनानी जो लोग हैं वो सिंधु को कहते थे इंडस नदी। कौन सी नदी कहते थे? इंडस नदी। और इंडस नदी कहते थे। इंडस नदी के आसपास का जो क्षेत्र, कहने का अर्थ ये है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसे इंडिया कहा। इसे क्या कहा? इंडिया। कि ये इंडिया है और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं? इंडियन है। तो ऐसे करके दोस्तों इसका जो नामकरण है, भारत का जो नामकरण है, इसे हिंदुस्तान, उसे इंडिया, इसे भारत, इसे आर्यावर्त, इसे जम्बू द्वीप कहा जाता है। इसके पीछे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि भारत का प्राचीनतम नाम, आप मेरे साथ साथ रटेंगे कि भारत का प्राचीनतम नाम क्या है, यानी प्राचीन समय में इसे किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? जम्बू द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था। उसके बाद में यहाँ कौन लोग आते हैं? आर्य लोग आते हैं। आर्य लोग आकर यहाँ बस जाते हैं। उनके इस क्षेत्र को क्या कहा गया? आर्यावर्त कहा गया। उसके बाद में आर्यों के एक शक्तिशाली राजा कौन आए? भरत आए। और भरत के नाम के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? भारतवर्ष पड़ गया। मतलब इसे क्या कहने लगे? भारत कहने लगे। उसके बाद कौन लोग आते हैं? ईरानी लोग आते हैं। ईरानी लोग आते हैं तो इनको एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु, सै को वो किस नाम से जानते थे? है के नाम से। इसलिए वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। इसके आसपास जो बसे लोग थे उनको क्या कहा? हिंदू कहा। और उस पूरे के पूरे क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? इस पूरे के पूरे क्षेत्र को इन्होंने हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। उसके बाद में कौन लोग आते हैं? यूनानी लोग। कौन लोग हैं? यूनानी। यूनानी जब आते हैं तो सिंधु नदी को क्या कहते हैं? सिंधु नदी को वह लोग इंडस नदी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इंडस। सिंधु नदी को क्या कहते हैं? इंडस नदी के नाम से पुकारते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को सिंधु नदी के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको इंडियन कहा, और पूरे के पूरे इस क्षेत्र को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। तो ऐसी ऐसी कहानी जुड़ी हुई है इनके नामकरण के पीछे। इसलिए भारत को आर्यावर्त, इसे भारत, इसे हिंदुस्तान और इसे क्या कहा जाता है? इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में किस रूप में पूछा जाएगा उसका आप ध्यान रखना। यूनानी, यानी भारत को इंडिया शब्द कहने वाले कौन थे? यूनानी थे। भारत को हिंदुस्तान कहने वाले कौन थे? ईरानी लोग थे। भारत जो है इसका नाम भारत पड़ने का कारण है भरत। आर्यावर्त क्यों कहते हैं? आर्य। जम्बू द्वीप किसे कहा जाता है? तो भारत का प्राचीन नाम क्या था? जम्बू द्वीप था। ठीक है, चलो अब हम उससे संबंधित और क्वेश्चन की बात करेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें। ठीक है, चलो हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? क्षेत्रफल के बारे में हम बातें करेंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन, यहाँ सीधे से क्वेश्चन एक ही बात है। क्षेत्रफल दो तरीके का होता है। क्षेत्रफल कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक क्षेत्रफल तो है जिसको हम भौगोलिक क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौगोलिक क्षेत्रफल। और एक होता है वास्तविक क्षेत्रफल, रियल एरिया, वास्तविक क्षेत्रफल। एक तो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है और एक क्या होता है? वास्तविक क्षेत्रफल होता है। जैसे भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये भारत का जो क्षेत्रफल है ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी ये ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक ही बात है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो भारत का क्षेत्रफल है ये कैसा क्षेत्रफल है? ये भौगोलिक क्षेत्रफल है। लेकिन दोस्तों वास्तविक क्षेत्रफल ये नहीं है। ये कैसा क्षेत्रफल नहीं है? ये वास्तविक क्षेत्रफल नहीं है। देखिए क्या होता है कि भौगोलिक और वास्तविक क्षेत्रफल में अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये बॉक्स है, ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो आकाशीय फोटोग्राफी होती है। आकाशीय फोटोग्राफी का मतलब उपग्रहों के द्वारा चित्र खींचे जाते हैं। वो चित्र 3D के स्थान पर कैसे होते हैं? 2D की साइड में खींचे जाते हैं। मतलब इसका पूरे का जो फोटो है, पूरे का जो चित्र है वो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भारत की इस भूमि पर, इस धरातल पर कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है और कहीं घाटियाँ हैं। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ऊपर से लिया गया जो चित्र होता है वो 3D नहीं होकर 2D होता है। और ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, ऊंचा नीचा क्षेत्र, क्योंकि एक तरफ पर्वत है, एक तरफ पठार है, एक तरफ मैदान है, घाटियाँ हैं, ऐसे समय में इसका पूरे का चित्र नहीं आकर इसके ऊपर आधे के क्षेत्र का ही क्या आता है? चित्र आता है। ठीक है, इतना ही चित्र आता है। इसलिए हमने उसका भौगोलिक क्षेत्रफल कितना बता दिया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर हमें इसका रियल एरिया ज्ञात करना है, वास्तविक क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए दोस्तों हमें एक उपाय करना होगा। जैसे हम एक कपड़ा लें और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसे चारों ओर से ढक देंगे। क्या करते हैं? इसे चारों ओर से ढक देते हैं। ठीक है, इस तरह हमने इसे ढक दिया चारों ओर। अब जहाँ जहाँ ये स्पर्श कर रहा है, जहाँ जहाँ इसे क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। जहाँ जहाँ स्पर्श कर रहा है इतने हम कपड़े को इसे काटेंगे। इतने कपड़े को क्या कर लेंगे? काट लेंगे। पूरा ढक लिया इसे, ढकने के बाद इतने कपड़े को हम काट लेंगे। काटने के बाद जो अतिरिक्त था, नीचे का जो अतिरिक्त है उसे अलग कर देंगे और जो रियल एरिया है उसे हम ज़मीन पर बिछाकर उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह इनके क्षेत्रफल में दोनों में क्या होता है दोस्तों?
अंतर होता है। एक तो भौगोलिक क्षेत्रफल और एक क्या होता है, वास्तविक क्षेत्रफल। ये जो आपके सामने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यह इसका क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल है। क्या है, भौगोलिक क्षेत्रफल है। उसके बाद में दोस्तों कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत का क्षेत्रफल है, यह है विश्व का कितना प्रतिशत है, यह विश्व का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत। जैसे आपको याद होगा जब हमने राजस्थान के संबंध में बात करी थी कि भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 0.25% है। ठीक उसी प्रकार से ये जो भारत है, ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगर हम यहाँ पर विश्व के क्षेत्रफल को 100% माने तो उसमें से 2.42% हिस्सा किसके हिस्से में आता है, भारत के हिस्से में। ये जो भारत की भूमि है, ये जो भारत का क्षेत्रफल है, इस भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना माना गया है, 2.42% माना गया है। उसके बाद में जब हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ एक दो और बातों का ध्यान रखना होगा। और वो कैसी कैसी बातें हैं, ये है कि विश्व में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि दुनिया के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं, इसलिए हम यहाँ उन सभी के नाम लिखते हैं और उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे कि वास्तव में भारत का कौन सा स्थान आता है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन है, रूस है। सबसे बड़ा कौन है, रूस। रूस के बाद में देखिए, रूस के बाद में 2 नंबर जो आता है वह कौन आता है, कनाडा। कौन आता है, कनाडा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो 3 नंबर जो आता है वह कौन आता है, चीन आता है। कौन आता है, चीन। चीन के बाद चौथे नंबर की हम बात करें तो यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नाम आता है वो किसका आता है, अमेरिका का। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे कि 5वां जो नंबर आता है वह कौन आता है, ब्राज़ील। कौन आता है, ब्राज़ील। और छठा नंबर जो है वो दोस्तों किसका आता है, ये आता है ऑस्ट्रेलिया का। किसका आता है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां जो स्थान आता है दोस्तों वह किसका आता है, भारत का आता है। किसका आता है, भारत का। रुक चीन, अब आ रहा है कौन, भारत। जैसे कैसे याद करेंगे, हम इसके पहले अक्षर के अनुसार भी हम इसे याद कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला कौन है, रू। उसके बाद में इसमें पहला कौन है, कै। उसके बाद में पहला कौन है, चीन को पूरा लिख लीजिए आप। ठीक है, ये ए है। उसके बाद में बै लिख लीजिए। उसके बाद में लिख लीजिए आ, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, भारत। उसके बाद में कौन है, भारत। कि रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। यानी इस तरह से आप दुनिया के 7 बड़े देशों की एक ट्रिक है, यानी आप ऐसे भी याद कर सकती हैं। जैसे इस लाइन को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, रुक चीन अब तुझे कहाँ आना है, अब भारत आना है क्या तेरी हिम्मत, आओ। रुक चीन अब आ भारत। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और कौन आता है, भारत। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम में किसी भी यूपीएससी में, आरएएस में किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ वीडियो जो बनाना है वो हमें इस लेवल का बनाना है कि छोटी एग्ज़ाम या फिर बड़ी एग्ज़ाम, इन दोनों में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन,
रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान? 7वां, क्योंकि कौन से नंबर पे दिख रहा है? 7वें नंबर पे दिख रहा है। तो रूस। या फिर क्या आता है? अवरोही और आरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछेंगे? देखिए, क्रम आपको याद रखना है कि इसी क्रम में सबसे बड़ा ये है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा है, उससे छोटा, उससे छोटा है। इस तरह एग्जाम में वो पहले वाले 4 भी दे सकता है, या फिर पहले वाले को छोड़कर 2, 3, 4, 5 नंबर दे सकता है, या फिर इन दोनों को छोड़कर आगे वाला दे सकता है। मतलब हमने यहाँ इस लाइन से, ये जो लाइन है, इस लाइन से हमने दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों के बारे में चर्चा कर ली है कि ये सबसे बड़ा है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और कौन है? भारत। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देश माने जाते हैं। इसी क्रम में भी आप यादें कर सकते हैं। जब आपको बड़ा बताया गया है, क्या बताया है? बड़ा जब बताया है तो आपको छोटा भी बताया जाना चाहिए। इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश तो कौन है? वेटिकन सिटी। कौन सा देश है? वेटिकन सिटी। हकीकत में देखिए दोस्तों, इसके संबंध में क्या होता है? क्या है कि यूरोप जो महाद्वीप है उसमें भूमध्य सागर के उत्तर में, भूमध्य सागर के तट पर इस तरह से एक देश बसा हुआ है जिस देश का नाम है इटली। जिस देश का नाम क्या है? इटली। और इटली में एक नगर है जिसका नाम है रोम। नगर का नाम क्या है? रोम। कौन सा नगर है? रोम नगर है। ठीक है। अब इससे संबंधित एक कहानी है और उस कहानी से अगर आप याद करेंगे तो आपको वेटिकन सिटी की हकीकत भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है। देखिए, ईसाई धर्म का सबसे बड़ा जो पद होता है वह किसका होता है? पोप का होता है। किसका होता है? पोप। आपको पता है कि इटली का जो क्षेत्र है, रोम का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रोमन कैथोलिक, ईसाई धर्म में कौन है? रोमन कैथोलिक चर्च, और उस चर्च के कौन है? पोप, जो सबसे महान है। यहाँ के लोग अपने पोप को सम्मान दिलाने के लिए, और जहाँ चर्च गिरजाघर बना हुआ था, क्या बना हुआ था? चर्च यानी गिरजाघर बना हुआ था। सभी ने मिलकर अपने पोप को दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए, अपने पोप को राष्ट्राध्यक्ष बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जितने बड़े क्षेत्र में, जितने से क्षेत्र में उनका चर्च बना हुआ है, क्या बना हुआ है? चर्च बना हुआ है, उस उतने से क्षेत्र को, यानी रोम नगर के बीचों बीच, रोम नगर के बीचों बीच यहाँ पर जितने क्षेत्र में उनका क्या बना हुआ है? चर्च बना हुआ है, उस पूरे के पूरे क्षेत्र को उन्होंने क्या कर दिया? एक देश घोषित करवा दिया। क्या कर दिया? एक देश। अब एक देश बन गया तो उनका पोप भी तो दुनिया का एक राष्ट्राध्यक्ष बन गया, मतलब अन्य जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके समकक्ष बन गया ये। तो यही सम्मान दिलाने के लिए इटली के रोम नगर के क्षेत्र में चर्च का जो 0.44 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को उन्होंने एक देश बना दिया। उसका नाम क्या रख दिया? वेटिकन सिटी। क्या नाम रख दिया? वेटिकन सिटी। और यह दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी है, जो इटली के रोम नगर के मध्य में स्थित है, और उसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। तो इस तरह ये बड़े देश का क्वेश्चन भी हो गया और आपके सामने यहाँ छोटे देश का क्वेश्चन भी हो गया है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ हल हो गए हैं। ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं कि और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, क्वेश्चन पूछ ले जाए एग्जाम में कि भारत की आकृति कैसी है। यह जो आकृति है, देखिए आकृति हमें जैसी भी प्रतीत हो रही है, हम सामान्य भाषा में इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। जैसे हमें लगता है बाहें फैलाए हुए एक आदमी भी खड़ा हो सकता है। क्या कह सकते हैं कि बाहें फैलाए हुए यह क्या है? एक आदमी भी हो सकता है। लेकिन हमें सही गणितीय आकृति की बात करें, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गणितीय आकृति या भारत की आकृति कैसी है, तो हम कहेंगे एक प्रमाणिक आकृति जो है वो कैसी है? चतुष्कोणीय है।
कैसी आकृति है? चतुष्कोणीय। कि भारत की आकृति कैसी है, यह जो मानचित्र, ये तो मैंने एक चलन में बोर्ड पे बनाया है दोस्तों। आप इसे अपनी नोटबुक में या अपनी बुक में इसे देखें, अपनी गाइड में इसे देखें, तो वहाँ आपको भारत का जो मानचित्र है वो कैसा प्रतीत होता है? एक प्रमाणिक आकृति चतुष्कोणीय प्रतीत होता है। कैसा दिखाई देता है? चतुष्कोणीय। जैसे राजस्थान की आकृति कैसी है, तो हम कैसे कहते हैं कि ये पतंगाकार है, ये विषम कोणीय चतुर्भुज के आकार का राजस्थान है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम भारत की बात करें तो निम्न में से भारत की आकृति है तो कैसी है? चतुष्कोणीय। किस प्रकार की आकृति है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं भारत की अवस्थिति के बारे में। किसके संबंध में बात करेंगे? अवस्थिति के संबंध में। अवस्थिति के संबंध में मैंने दोस्तों आपको कहा था कि एक अवस्थिति कैसी होती है? निरपेक्ष होती है। एक कैसी होती है? निरपेक्ष। एक कैसी होती है? सापेक्ष। हमने निरपेक्ष और सापेक्ष जो स्थिति है ये राजस्थान के संबंध में भी हमने पढ़ी थी, और यही स्थिति हम भारत के संबंध में पढ़ते हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक स्थिति। निरपेक्ष का मतलब क्या होती है? कैसी अवस्थिति है? वास्तविक। और सापेक्ष जो स्थिति है, ये सापेक्ष कैसा होता है? हम ये कह सकते हैं कि विश्व ग्लोब पर भारत की स्थिति, विश्व ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति, ये एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, कौन से हिस्से में स्थित है, तो ये तो कैसी स्थिति है? सापेक्ष। ये कैसी है? निरपेक्ष। जैसे निरपेक्ष स्थिति को दिखाने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है दोस्तों? हमें बताना पड़ता है अक्षांश, और हमें क्या बताना पड़ता है? और हमें बताना पड़ता है देशांतर। क्या बताना पड़ता है? देशांतर। सापेक्ष स्थिति जो होती है उसमें दोस्तों हम क्या बताते हैं? एक तो दिशा बताते हैं, और दूसरी हम क्या बताते हैं? दूरी। दूसरी क्या बताते हैं? दूरी। देखिए, अगर हमें भारत की वास्तविक एग्जैक्ट लोकेशन, सही स्थिति, वास्तविक स्थिति कहाँ है, तो हमें किनका सहारा लेना पड़ेगा? अक्षांश और देशांतर का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें यही बताना है, हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी है, हमें उसकी दिशा या दूरी के आधार पर बताना है। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी अवस्थिति को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष कहते हैं। जैसे इन दोनों के संबंध में हम बात करें, जैसे अक्षांशों की बात करें तो भारत कितने डिग्री अक्षांश? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरों की हम बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहाँ तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। मतलब ये इन दो लाइनों के बीच, मतलब इन दो देशांतरों के बीच और इन दो अक्षांशों के बीच में स्थित है। मतलब सही स्थिति हो गई। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष, या फिर क्या कहते हैं? वास्तविक। मतलब क्या है? अक्षांश। मतलब क्या है? देशांतर। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। कौन? भारत। कौन स्थित है? भारत। लेकिन दिशा की बात करें तो दिशा के संबंध में कैसा क्वेश्चन आता है? दिशा के संबंध में आता है कि विश्व ग्लोब पर, किस पर? विश्व ग्लोब पर भारत की स्थिति है तो हम कह देते हैं उत्तर पूर्व में। लेकिन उत्तर पूर्व का एरिया तो दोस्तों बहुत बड़ा होता है। क्या उत्तर पूर्व में हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिली? जैसे हम यहाँ ये 4 दिशाएं हैं, ये जो दिशा है ये पूरी की पूरी कैसी दिशा है? ये उत्तर पूर्व की दिशा है। तो इसमें यहाँ है, यहाँ स्थित है कि यहाँ स्थित है कि यहाँ है कि यहाँ कहाँ है? क्या हमें ऐसे में उत्तर पूर्व कहने से हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला? नहीं चला। तो इसका मतलब ये क्या है? सापेक्ष स्थिति है। ये हमने दिशा के आधार पर बता दिया। ठीक है, इन दोनों बातों को हम विस्तार से समझेंगे। इन दोनों बातों को हम क्या करते हैं? विस्तार से समझते हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर उनके संबंध में हम बात करेंगे। थोड़ा सा मैं इनको वापस मिटा रहा हूँ, ये आंकड़ा बाद में दोबारा लिखूंगा, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम सापेक्ष स्थिति के बारे में बात करेंगे। कौन सी स्थिति के बारे में? सापेक्ष स्थिति के बारे में बात करेंगे कि सापेक्ष स्थिति क्या है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि सापेक्ष स्थिति के संबंध में हम इसे क्या कहेंगे। ठीक है, चलो
एक आंकड़ा आपको दोस्तों यह याद रखना है कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश से, मतलब उत्तर अक्षांश से भारत स्थित है कितने डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश तक। ठीक है, एक लाइन आपको यहाँ याद ये रखनी है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, किससे लेकर है? पूर्वी देशांतर से ये कितने डिग्री तक है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहाँ आपको केवल क्या याद करना है? एक बार इसे आप इन संख्या को याद ना करें, एक बार ये इतना, ये है, ये याद करना है और आपको ये याद करना है। ये 4 इकाई देखनी है आपको। क्या देखनी है? 4 इकाई। तो देखिए, जैसे हम एक ग्लोब का रेखा चित्र बनाते हैं। ठीक है, हालांकि अक्षांश और देशांतर के बारे में विस्तार से जानकारी मैंने मेरे पहले की वीडियो में दे रखी है। अगर आप अक्षांश और देशांतर को भली प्रकार से समझना चाहते हैं तो मेरे पहले के क्लास जो है, पहले की जो वीडियो है, उनको आप जरूर देखें। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि लेटी हुई जो रेखाएं होती हैं, पड़ी जो रेखाएं होती हैं, वह क्या है? अक्षांश। या आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, ये आडी रेखा है। सामान्य भाषा में क्या कहेंगे? आडी रेखा है। आडी रेखा कैसी रेखा है? आड़ी। और इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश। यहाँ भी ए है और यहाँ भी क्या है? ए। तो इस तरह से भी आप, क्योंकि कभी कभी विद्यार्थी क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अक्षांश क्या है, किस रेखा को अक्षांश कहेंगे, किसको देशांतर कहेंगे। तो ए को ऐसे जोड़ लीजिए, ये आड़ी रेखा है, अक्षांश है। ठीक है, ये खड़ी रेखा है, ये क्या है? देशांतर है। ये लॉन्गिट्यूड है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। ठीक है, अब ये देखिए 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। एक इसी तरह का गोला हमने यहां बनाया। ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध। ये कौन सा है? पश्चिमी गोलार्ध। ये उत्तरी मतलब नॉर्थ, ये साउथ। ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये कौन सा गोलार्ध है? पूर्वी गोलार्ध है। अब अपनी संख्या को देखिए दोस्तों आप, ये 4 इकाई, यहां भी क्या लिखा हुआ है? n। यहां भी क्या लिखा हुआ है? n। इसका मतलब हमें 0 डिग्री से s की ओर नहीं आना है, इधर नहीं जाना है, हमें तो उत्तर में जाना है। इसका मतलब यहां पर खींची गई ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इन अक्षांश रेखाओं में कोई ना कोई अक्षांश ऐसे हैं जिनके बीच में कौन स्थित है? भारत। जैसे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये अक्षांश रेखाएं इस तरह से जो खींची जाती हैं, ठीक है, यो हमने इसे खींच रखा है। या ग्लोब पर बनी हुई है काल्पनिक रेखाएं जो हैं, क्योंकि दोनों जगह n नॉर्थ उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 डिग्री से हमें सभी अक्षांश कौन से लेने हैं? उत्तर के अक्षांश से लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में दोनों स्थान पर क्या लिखा हुआ है? पूर्वी लिखा हुआ है, पूर्वी देशांतर लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें इसमें नहीं जाना है, हमें किसके बारे में बात करनी है? हमें तो इसके संबंध में बातें करनी है। इसलिए हम इसे यहाँ ये खींच देते हैं, क्योंकि केवल और केवल कौन से देशांतरों की बात हुई है? पूर्वी देशांतरों की बातें हुई है। ठीक है, मान लीजिए यह जो है यह 8 डिग्री है। कितने डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है तो n लिख देंगे आगे। आडी रेखा है तो क्या है? अक्षांश से लेकर कितने डिग्री तक है? 37 डिग्री 6 मिनट। मान लीजिए यहाँ जो है वो कितनी डिग्री है? यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद में 68 डिग्री 7 मिनट, तो ये 0 डिग्री देशांतर है, उससे इधर चलेंगे तो बढ़ते जाएंगे। ये 0 डिग्री देशांतर है, हम पूर्व में चलेंगे तो ये देशांतर बढ़ते हुए जाएंगे, वैसे 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए यहाँ जो देशांतर है वह देशांतर क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट है।
कितने डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है। आगे कितना लिखा हुआ है? क्योंकि आगे पूर्व में जाना है, तो इसके तो पूर्व यही साइड है, ये पूर्व और ये पश्चिम है, तो पूर्व में जाना है, तो कितने डिग्री पे जाना है? मान लीजिए दोस्तों यह कितनी डिग्री है? 97 डिग्री है। कितनी डिग्री है? 97 डिग्री। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब आपके सामने एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है। ऊपर वाले अक्षांश देशांतर को मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा जो अक्षांश देशांतर थे उनको मिटा देते हैं, और बीच में जिनको हमने डेश डेश करके रखा था उनको हमने छोड़ दिया। इतने क्षेत्र में आ गया, ये क्षेत्र अपने सामने बच गया, यहाँ पर डेश डेश लाइनें बची हुई है। अब देखिए इसमें 4 अंश बचे हैं। एक भाग है, 2 भाग है, 3 भाग है, और कौन से हैं? 4। एक चतुर्थांश बच गया अपने सामने। क्या शेष रह गया? एक चतुर्थांश शेष रह गया है। और ये चतुर्थांश कौन सी दिशा में है? तो ये उत्तर में भी है, और ये किधर है? पूर्व में भी है। अगर ऑप्शन में केवल उत्तरी गोलार्ध ही दिया गया है तो हम कौन सा गोलार्ध करेंगे? उत्तरी गोलार्ध। अगर ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध नहीं है और कौन सा गोलार्ध दिया हुआ है? पूर्वी गोलार्ध दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? पूर्वी गोलार्ध करना है। क्या करना है? पूर्वी गोलार्ध करना है। और दोस्तों अगर ये दोनों देने के बाद भी अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दे रखा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दे रखा है, तो क्या करेंगे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध ही करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये लाइन गलत है? कितनी बड़ी रोचक बात है। अब तक हमने बुक्स में यही पढ़ा है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कि विश्व ग्लोब पर भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन गोलार्ध का मतलब तो आधा गोला होता है। क्या ये आधा गोला है? नहीं है, ये तो एक चतुर्थांश है, यानी चौथा हिस्सा है ये तो। कभी कभी यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। गोलार्ध का मतलब ये है, जैसे यह एक हमने यहाँ पर गोला बनाया, एक पूरा ये लाइन जब तक नहीं थी, 0 डिग्री अक्षांश जब तक नहीं था, तब तो एक गोला था ही, तब तो एक क्या है? गोला। लेकिन हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। 0 डिग्री अक्षांश से हमने इसे 2 भागों में बांट दिया। इसको कह दिया उत्तरी गोलार्ध, इसको कह दिया दक्षिणी गोलार्ध, कह दिया हमने। ये भी तो गोलार्ध है, ये आधा गोला है तब भी गोलार्ध है, और ये चौथा हिस्सा है तब भी क्या बोल रहे हैं? गोलार्ध। अगर यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ ये क्या होता है? गलत होता है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होता ही नहीं है, उत्तरी पूर्वी दिशा होती है। उत्तर पूर्व की क्या होती है? दिशा। या फिर हम कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश। क्या कहेंगे? उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश। अब तक शायद आपने किताबों में यही लिखा है, यही पढ़ा होगा कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध होता है, लेकिन गोलार्ध का मतलब क्या होता है? गोला आधा। अगर विभाजन करें तो क्या बोलेंगे? गोला आधा। और आधा तो ये है, आधा तो क्या होगा? ये होगा। लेकिन क्या ये हिस्सा इतना बड़ा है? ये तो इसका आधा हिस्सा है। इसका मतलब पूरे गोले का कौन सा हिस्सा है? चौथा हिस्सा है, चतुर्थांश है। उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश कह सकते हैं अपने से। क्या कह सकते हैं? उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ हमें ऑप्शन देखकर उसका आंसर देना होगा। और जब ऑप्शन में ऐसे नहीं है और केवल ऑप्शन क्या दे रखा है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध दे रखा है, तो हमें क्या सही करना पड़ेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर उत्तरी गोलार्ध लिखा हुआ है और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध लिखा हुआ है तो यूपीएससी जैसे एग्जामों में इस क्वेश्चन को क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। भाई मैंने आपके सामने सिद्ध करके बताया है, गोलार्ध आधा होता है। इसके आगे भी क्या लिखा हुआ है? गोलार्ध लिखा हुआ है। लेकिन ये तो एक चतुर्थांश है, ये तो इसका चौथा हिस्सा है, और चौथा हिस्सा है तो वो गोला आधा नहीं है। इसलिए हम या तो कहेंगे उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, या फिर कहेंगे उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में स्थित है, गोलार्ध में नहीं है। लेकिन हमारे सामने ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो मजबूरी में हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ ध्यान रखना। यहाँ ऑप्शन देखकर, क्या देखकर? ऑप्शन को देखकर आपको उसका जवाब देना
होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको अक्षांश और देशांतरों को सही प्रकार से समझना है तो मेरा एक वीडियो और भी है, 2-3 वीडियो जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के संबंध में दिए हुए हैं, तो दोस्तों वहाँ जाकर आप इसके संबंध में पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी ऐसी रोचक बातें, ये जो मैंने बातें बताई हैं, ऐसे तर्क पे आधारित जो आरपीएससी और यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है उनके जवाब भी आपको मैं यहाँ दूंगा। जैसे भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है, इसमें ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो शायद आज तक आपने नहीं सुने होंगे, और उन क्वेश्चन के आंसर देने के लिए अपन अगली क्लास में बात करेंगे। आज आपको क्लास कैसी लगी उसके संबंध में आप मुझे ज़रूर जब रिप्लाई दें, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जिसका आप जवाब मुझे देना है, उसका क्वेश्चन ये है कि भारत इस उत्तरी पूर्वी चतुर्थांश में स्थित है। भारत को यहाँ से अगर, अब तो अक्षांश देशांतरीय है, अगर यहाँ से इसे उत्तर में खिसका दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ये अब यहाँ है, उसके बाद में इसे यहाँ, अब तो यहाँ तक है 8 डिग्री तक है, अब ये बढ़कर मान लीजिए 10 डिग्री तक हो जाए, तो इसके विस्तार में, इसके अक्षांशीय विस्तार में और इसके देशांतरीय विस्तार में क्या कोई अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके संबंध की हम व्याख्या करेंगे कि ये भारत जो वर्तमान में इन अक्षांशों के बीच और इन देशांतरों के बीच स्थित है, इसे उत्तर में खिसकाया जाए या फिर दक्षिण में खिसकाया जाए, तो इसके विस्तार पे मतलब लंबाई और चौड़ाई में कोई फर्क पड़ेगा या इनके देशांतरों में कोई अंतर होगा या फिर उनके अक्षांशीय विस्तार में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, उसके संबंध में चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। आज के आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।